Hey guys, welcome on this YouTube channel. I am Usha Yadav. So today we are going to discuss about a very simple topic, respiration in Phyla globosa. Phyla globosa जिसे एप्पल स्नेल के नाम से भी जाना जाता है या इसे पोंड स्नेल भी कहते हैं, एक ऐसा गैस्ट्रोपोड मोलस्क है ये हमारा, जिसके अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एम्फीबियस नेचर का होता है। एम्फीबियस वर्ड का आपको जनरल मतलब अगर पता है तो आपके लिए रेस्पिरेशन को समझना बहुत इजी है। देखो, फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिज्म गैस्ट्रोपोडा से जो बिलोंग करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म हमारे हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ ये बढ़ रहे हैं, है ना। हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ हम जैसे बढ़ते हैं, हमारे फीचर स्पेसिफिकेशन बढ़ते चले जाते हैं। अभी तक हम लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या चीज देख रहे थे कि जो रेस्पिरेशन था वो एक्वेटिक था, या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम था ही नहीं, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही नहीं थे, और या अगर था तो सिंपली एक्वेटिक था, है ना। फाइलम मोलस्का के अंदर हम लोग देखते हैं कि पाइला ग्लोबोसा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एम्फीबियस नेचर, एम्फीबियस का मतलब जो दो तरीके की नेचर दिखा रहा है। एम्फीबियस मतलब बोथ नेचर। बोथ कैसा भैया, अगर पानी में रह रहा है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन तो शो कर ही रहा होगा, है ना। दूसरा कौन सा रेस्पिरेशन शो कर सकता है, तो दूसरा रेस्पिरेशन एरियल रेस्पिरेशन है ना। हायर ऑर्गेनिज्म, हायर एनिमल्स के अंदर हम लोग एरियल रेस्पिरेशन ही देखते हैं। सो एप्पल स्नेल की अगर बात करें, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर रेस्पिरेशन की बात करें तो दो तरीके से रेस्पिरेशन शो करता है, एक्वेटिक भी, एरियल भी, है ना। अब आप एक चीज सोचिए, जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एरियल रेस्पिरेशन होता है उनमें आपने क्या चीज देखी है, बर्ड्स हैं, जैसे मैमल्स हैं, हमारे जितने भी प्राइमेट्स हैं, इन सब में हायर ऑर्गेनिज्म में एरियल रेस्पिरेशन होता है। आपको पता है एरियल रेस्पिरेशन है, इसीलिए इनके पास क्या होते हैं, इनके रेस्पिरेशन को हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। पल्मोनरी का मतलब लंग्स जैसी इनके पास स्ट्रक्चर होंगी जिनके थ्रू ये एरियल रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, है ना। एक्वेटिक अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करते हैं, अभी तक जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा, अगर उनमें रेस्पिरेशन है, एक्वेटिक रेस्पिरेशन है, तो उनके पास क्या होती हैं, गिल्स होते हैं, है ना। यही तो हमने पढ़ा है कि गिल्स जैसी स्ट्रक्चर होगी, गिल्स के थ्रू हमारा गैसियस एक्सचेंज होगा एंड दैट इज रेस्पिरेशन, राइट। तो मोलस्का का एप्पल स्नेल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास दोनों नेचर होती है कि वो एरियल रेस्पिरेशन भी करेगा, एक्वेटिक भी करेगा। पर क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म, ये फाइलम हमारा ऐसा है जिसमें एक्वेटिक रेस्पिरेशन मेन रेस्पिरेशन होता है, बट एरियल रेस्पिरेशन को भी परफॉर्म करते हैं, तब परफॉर्म करेंगे जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब ऑब्वियस सी बात है, पानी में रह रहा था ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक हैबिटेट था उसका, लेकिन पानी खत्म हो गया, है ना। पानी खत्म हो गया तो बेचारे को रेस्पिरेशन तो करना पड़ेगा ना, सर्वाइवल तो उसका जरूरी है, इसीलिए वो फिर एरियल रेस्पिरेशन के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि इसको हम लोग पोंड स्नेल कहते हैं, एप्पल स्नेल कहते हैं। गैस्ट्रोपोडा मोलस्का से हमारा बिलोंग करता है क्योंकि इसका जो हैबिटेट है हमारा फ्रेश वाटर पोंड लेक है। अब ऑब्वियसली बात है, पोंड है, लेक है, ऑल द टाइम तो पोंड में वाटर नहीं रह सकता, लेक में नहीं रह सकता, तो इन दैट केस जब इनके पास वाटर अवेलेबल होता है तो ये एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए जाते हैं, वाटर नहीं है तो एरियल रेस्पिरेशन के लिए जाएंगे। अब दो तरीके का रेस्पिरेशन परफॉर्म करना है तो दो तरीके के सिस्टम भी तो होंगे, इसीलिए इसके पास एक्वेटिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए गिल्स होते हैं। इन्हीं गिल्स को आप एक स्पेसिफिक नाम देके पढ़ते हो इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं टैनिडियम, ठीक है। टैनिडियम जैसी स्ट्रक्चर इसके पास प्रेजेंट होती है जो इसको एक्वेटिक रेस्पिरेशन कंडक्ट करने में हेल्प करेगी। और एरियल रेस्पिरेशन करना है तो भाई साहब के पास लंग्स जैसी कोई चीज तो होनी चाहिए, है ना। इसीलिए इसके पास पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए पल्मोनरी सैक के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको एरियल रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, राइट। ओके, थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। आई एम श्योर आपने वैसे मॉर्फोलॉजी कर ही लिया होगा, पर फिर भी देखिए, आपने ऑर्गेनिज्म पढ़ा, आपने क्या देखा था, ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ये इसका माउथ है।
माउथ के पास में यहाँ पर हमारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स के पास में ओमेटोफोर्स होते हैं, है ना। ओमेटोफोर्स हमारी आईज, इसके पास पेयर ऑफ आई प्रेजेंट होती है। फिर आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो। अब इसके स्ट्रक्चर को आप मान लीजिए दो हाल्फ में हम डिवाइड कर देते हैं ना, एक लेफ्ट वाला हाल्फ है और एक इसका राइट वाला हाफ है। क्योंकि ऑर्गेनिज्म इन्वर्टेड दिखा रखा है, इन्वर्टेड का मतलब हेड वाला पोर्शन नीचे ले रखा है, तो ये वाला जो मेरा साइड है, ये कौन सा साइड है, ये मेरा राइट वाला साइड हो गया, ठीक है। दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज लेफ्ट, राइट। तो इस राइट वाली साइड के पास आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर जो आपको फैन की जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज व्हाट कॉल्ड द टेनिडियम। टेनिडियम यहाँ पर एक सिंगल गिल होता है। टेनिडियम है एक्चुअली क्या, एक गिल ही है। तो एप्पल स्नेल के पास एक सिंगल टेनिडियम यानी कि एक सिंगल गिल प्रेजेंट होता है। इस गिल के अंदर आपको ऐसी फैन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अगर आप इसको अच्छा सा देखो ना, तो आपको कैसा दिख रहा है, आप अपने घर में कॉम्ब यूज करते हो, है ना, कॉम्ब के जैसा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो हमने क्या देखा कि भैया इसके राइट वाले हाफ के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम टेनिडियम कह रहे हैं, या हम दूसरे वर्ड में कहें एक गिल प्रेजेंट होता है, एक सिंगल गिल इसके पास प्रेजेंट होता है। अब सिंगल गिल तो है ही, साथ में इस गिल के एक ही साइड में प्रेजेंट होती है ऐसी फैन लाइक स्ट्रक्चर। ये फैन लाइक स्ट्रक्चर क्या है, इनको लेमिला बोलते हैं। इसके एक साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए इस टेनिडियम को मोनोपैक्टिनेट बोल दिया जाता है, ठीक है। मोनो मतलब एक, पैक्टिनेट मतलब लेमिला है, और एक ही साइड में इसके लेमिला प्रेजेंट है ना। दूसरा जो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन है, लेफ्ट वाला पोर्शन जिसके अंदर पल्मोनरी सैक प्रेजेंट होता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये है हमारा पल्मोनरी सैक। तो इसका बॉडी दो पोर्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट वाला पोर्शन, लेफ्ट वाला पोर्शन। लेफ्ट वाले पोर्शन के अंदर पल्मोनरी सैक प्रेजेंट है जो ऑफ कोर्स इसको एरियल रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। राइट वाले हिस्से के अंदर हमारा एक सिंगल गिल प्रेजेंट होता है जो कि मोनोपैक्टिनेट टाइप का है। मोनोपैक्टिनेट मतलब लेमिला सिर्फ एक ही साइड प्रेजेंट है, तो इसीलिए हमने कहा कि वो वाला हिस्सा हमारा एक्वाटिक रेस्पिरेशन करेगा। एक्वाटिक रेस्पिरेशन कब होगा, जब वाटर अवेलेबल है इनफ अमाउंट में। पल्मोनरी रेस्पिरेशन कब होगा, जब वाटर नहीं है लेकिन एक मॉइस्ट सा एनवायरनमेंट है, तो उस टाइम पे इसमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। अब इस रेस्पिरेशन में चाहे एरियल हो हमारा एक्वाटिक हो, उसमें एक और स्ट्रक्चर है जो हमारी हेल्प करती है रेस्पिरेशन में, जिसे हम कहते हैं नुकल लोब। जो आई एम श्योर आपने अगर इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी है तो आपने पक्का पढ़ा होगा कि इसके पास नुकल लोब्स होते हैं, पेयर ऑफ नुकल लोब होगा। उस नुकल लोब के थ्रू ही इसकी बॉडी के अंदर वाटर एंटर करता है। अब इस ऑर्गेनिज्म को हमने इस इमेज के अंदर सीधा कर दिया, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर यस हमारा माउथ है, ये लेबियल पल्प है, अगेन ये टेंटिकल्स है, यहाँ पर ये हमारे क्या है, इसकी आईज है ना। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ये कौन सी स्ट्रक्चर, ये हमारे लेफ्ट हाफ में प्रेजेंट होता है, एक सिंगल लीफ के जैसा स्ट्रक्चर। आई एम श्योर इससे भी आप फैमिलियर होंगे। ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑस्फ्रेडियम। ऑस्फ्रेडियम बेसिकली है क्या, एक सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन है भैया, किस चीज का सेंसेशन लेके आ रहा है, तो ये सेंस ऑर्गन हम लोग यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है, अब मान लीजिए वाटर एंटर कर रहा है ना, वाटर एंटर कर रहा है, लेकिन वाटर के अंदर कितना अमाउंट में ऑक्सीजन है, कितना अमाउंट में नहीं है, उसको चेक कौन करेगा, ऑस्फ्रेडियम में। हम तो हम कह सकते हैं ऑस्फ्रेडियम एक ऐसा सेंस ऑर्गन है इसके बॉडी के अंदर जो इसके लेफ्ट हाफ में प्रेजेंट होता है और इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा कि जो भी नुकल लोब से वाटर एंटर कर रहा है उस वाटर के अंदर कितना डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको ये डिटेक्ट करेगा। इसीलिए जब ऑस्फ्रेडियम चेक करता है, डिटेक्ट करता है कि भी इनफ अमाउंट में हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ये एक्वाटिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। अगर इसे लगेगा, ऑस्फ्रेडियम अगर ये सेंसेशन देता है कि भैया वाटर की क्वालिटी थोड़ी खराब है, ऑक्सीजन उसमें नहीं है, बहुत कम अमाउंट में है, देन स्किप कर जाएगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ऑस्फ्रेडियम इसको सेंसेशन में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपको मेनली कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं। तो देखो, हमने कहा था कि जब एरियल रेस्पिरेशन होगा
सॉरी ब्रांकियल रेस्पिरेशन होगा। ब्रांकियल का मतलब समझते हो, ब्रांकियल वर्ड हम लोग गिल्स के लिए यूज करते हैं। गिल्स है तो मतलब कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्वाटिक रेस्पिरेशन हो रहा है। और हमने पायला ग्लोबोसा के लिए अभी क्या बात करी, अगर एक्वाटिक रेस्पिरेशन होगा तो इसके पास जो गिल प्रेजेंट होता है एक सिंगल गिल है, और उसका नाम भी हमने क्या रख दिया, टेनिडियम रख दिया। ये टेनिडियम भी कैसा है, ये टेनिडियम भी मोनोपैक्टिनेट टाइप का है। मोनोपैक्टिनेट क्यों है, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है कि इसके सिर्फ एक ही साइड में जस्ट लाइक कॉम्ब की तरह इसमें लैमेली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन लैमेली का साइज भी देखो बिल्कुल कॉम्ब के जैसा है। कैसा कि इनके जो टर्मिनल एंड होंगे ना, इन टर्मिनल एंड पर तो लैमेली बहुत ही छोटे होंगे। मिडिल लाइन की तरफ हम जब मिडिल एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो इनका लेंथ बढ़ जाता है, वापस टर्मिनल एंड की तरफ जब मूव करते हैं तो अगेन लैमेली का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है कि जो लैमेली है कुछ इस तरीके से है, बट एक्चुअल में ये ऐसे नहीं होते। एक्चुअल में होता क्या है, अच्छा ये हमारा क्या है, ये एक्सिस है, ठीक है। एक्चुअल में जो लैमेली है आपको भी क्या दिख रहा है, मान लो ये एक्सिस है, ये लैमेली निकला हुआ है, फिर यहां से ये लैमेली निकला हुआ है, ऐसे लैमेली निकले, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है ना। बट एक्चुअल में ये इतने स्मूथ सरफेस नहीं होता। एक्चुअल में इनका सरफेस कैसा होता है, इनका सरफेस होता है कुछ ऐसा, यानी कि जो लैमेली है उनका सरफेस आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सिस के साथ वो जुड़े हुए होंगे और कुछ ऐसा सरफेस देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, देखो सिंपल सी बात है, जब ये एक्वाटिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वाटर एंटर कर रहा है, और आपको पता है कि वाटर जब मतलब एक्वाटिक रेस्पिरेशन होता है तो सिंपली वाटर करता है क्या है, वाटर यहाँ पे एंटर करेगा, गिल्स उसके अंदर नहा लेते हैं एक तरीके से, और इसी गिल्स के पास में बहुत सारी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं और वहीं से हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है, राइट। इसीलिए हम देखते हैं कि जब एक्वाटिक रेस्पिरेशन होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो गिल्स वाला रीजन है वो हाईली वेस्कुलर होता है। वेस्कुलर क्यों, जितनी ज्यादा ब्लड वेसल होगी उतना ही इजी गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा। लेकिन एक्वाटिक रेस्पिरेशन चल रहा है ना, रेस्पिरेशन हो रहा है वाटर के थ्रू, मीडिया हमारा वाटर है, उसी से गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। गिल्स हमारे गिल्स का बात हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो पा रहा है, इसलिए हमने ब्लड वेसल भी बढ़ा दिए। लेकिन एक बात सोचिए, जितना देर तक वाटर वहां पर ठहर पाएगा इस गिल्स वाले रीजन के अंदर, जितनी देर तक वाटर ठहर पाएगा ऑब्वियस सी बात है उतना ही ज्यादा रेस्पिरेशन अच्छा होगा, उतना ही गैसेस एक्सचेंज इजीली हो पाएगा, है ना। तो इसी के लिए जो लैमिला होते हैं स्मूथ सरफेस ना हो के ऐसे एरिया बना लेते हैं ना। आप ऐसे समझो, आप रोड पर जा रहे हो, है ना, आपकी गाड़ी जा रही है रोड के ऊपर, स्मूथ सा रोड है हमारा, कोई भी गड्ढे नहीं है, कोई भी ब्रेकर नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, आपकी गाड़ी स्पीडली जाएगी, कोई भी यहाँ पे हर्डल नहीं आ रही, है ना। वही हमने क्या कर दिए, रोड के अंदर गड्ढे बना दिए या फिर रोड के अंदर ब्रेकर्स लगा दिए, आपकी गाड़ी का स्पीड जो है वो रुक जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, रुकेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा, है ना। तो सेम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वाटर की जो स्पीड है उसको कम कर दें ताकि रेस्पिरेशन इजीली हो सके। इसीलिए लैमिला का सरफेस थोड़ा सा क्या हो जाता है, रफ हो जाता है, उसके अंदर ऐसे पैचेस से बन जाते हैं, ठीक है। तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि हमारे जो लैमिला होते हैं ना, ये लैमिला 3 तरीके की सेल्स के बने होते हैं। कैसे बने होंगे भैया, आपने एक चीज तो समझी है, वाटर है, वाटर का यहाँ पर फ्लो करवाना है, फ्लो होता रहना चाहिए। अगर फ्लो नहीं होगा तो एक्वाटिक रेस्पिरेशन में एक बार तो वाटर एंटर कर गया कैविटी के अंदर, पल्मोनरी कैविटी या ब्रांकियल कैविटी अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो एक बार वाटर एंटर कर गया, एक्वाटिक रेस्पिरेशन हो रहा है, उसमें से आपने गैसेस एक्सचेंज भी कर लिया, लेकिन उस वाटर का साइकिलिंग होना भी जरूरी है। वाटर रिसाइकल नहीं होगा, उस सैक में से वाटर अगर मूव नहीं करेगा तो क्या आप नेक्स्ट टाइम के लिए गैसेस एक्सचेंज कर पाओगे, नहीं ना। इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी सेल्स चाहिए यहाँ पर सरफेस पर जो वाटर को मूव करा सके, कि वाटर मान लो यहां से एंटर किया तो वाटर इस तरीके से फ्लो करे। इसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, थोड़ा सा याद कीजिए, हमें सीलिया चाहिए, है ना, हमें सीलिया चाहिए होंगे, सीलिया वाली सेल्स चाहिए होंगी जो क्या कराएंगे, वाटर का इस डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे। इसीलिए इनके पास में क्या होती है, 3 तरीके की सेल्स होती हैं। पहली सीलिएटेड सेल्स होंगी, सीलिएटेड सेल्स बेसिकली इस रीजन के ऊपर प्रेजेंट होती है, जिनका काम क्या है, वाटर का फ्लो कराना, ठीक है।
फिर उसके बाद इसमें नॉन सिलिएटेड सेल्स होती है, और तीसरी सेल्स होती है ग्लैंडुलर सेल्स। ग्लैंडुलर सेल्स ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई सिक्रीशन तो यहाँ पे कर रही होगी, है ना। अब हमने बात करी ये जो एक्सिस है इसको हम गिल एक्सिस कह रहे हैं। इन गिल एक्सिस में क्या होता है, अगर आप इसका सेक्शन लेते हो ना, मान लीजिए ये मेरा गिल एक्सिस है, इसका मैं सेक्शन लूं और इस तरीके से मेरे ट्राइंगुलर शेप के लेमिला हो गए, तो इस सेक्शन में मुझे क्या नजर आएगा, यहाँ पर मुझे दो वेसल्स नजर आएंगे, ब्लड वेसल्स। ऊपर जो ब्लड वेसल्स होती है उसको हम लोग एफरेंट ब्लड वेसल कहते हैं नीचे वाली वेसल्स को हम लोग इफेरेंट ब्लड वेसल कह देते हैं, है ना, इफेरेंट ब्लड वेसल। अब देखो क्या होता है, एफरेंट ब्लड वेसल का काम है ब्लड को लेके आना। लेके कहाँ आएगी भैया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होगा, हमें ब्लड चाहिए होगा, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तभी तो उसका ऑक्सीजनेशन होगा, है ना। तो एफरेंट ब्लड वेसल से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जिसका ऑक्सीजनेशन इन लेमेली के अंदर होने वाला है। अब जो ऑक्सीजनेशन हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको भी तो लेके जाना होगा। इफेरेंट ब्लड वेसल उस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगे। आप कैसे याद रखोगे, एफेरेंट ब्लड वेसल का काम होता है ब्लड को लेके जाना, अवे, है ना। एफेरेंट ब्लड वेसल का काम है ब्लड को लेके आना, जिस भी स्पेसिफिक ऑर्गन के सिस्टम की बात करें, और इफेरेंट का है उस पर्टिकुलर ऑर्गन से ब्लड को दूर लेके जाना, है ना। ई से याद रख सकते हो, ई मतलब एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके की ब्लड वेसल होती हैं जो ब्लड को लेके आएंगे। एफरेंट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एफरेंट के अंदर वो ब्लड जो कि लेमिला के अंदर एक्वेटिक रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजनेट हो चुका है, वो ब्लड हमारा ऑक्सीडेटिव ब्लड इसमें ट्रैवल करेगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, थ्योरी में देख लेते हैं हमने क्या क्या लिखा है। हमने बात करी टेनिडियम है, हमारे ब्रांकियल चैम्बर में प्रेजेंट होता है, मोनोपैक्टिनेट टाइप का गिल है, कॉम्ब लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है, राइट साइड में सिचुएटेड होगा। ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी पिछले वाले डायग्राम के अंदर कि जो ब्रांकियल चैम्बर है वो उसकी बॉडी के राइट चैम्बर में लाई करता है, जो पल्मोनरी चैम्बर है वो उसकी बॉडी के लेफ्ट साइड में होगा, इसीलिए उसकी बॉडी दो हाल्स में डिवाइड होती है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर का नाम मैंने नहीं बताया, एपिटेनिया। एपिटेनिया वो स्ट्रक्चर है जो इसकी बॉडी को दो हाफ में डिवाइड कर रही है। तो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, एपिटेनिया। एपिटेनिया के इस साइड वाला जो रीजन है ये इसका लेफ्ट हाल्फ है जिसमें पल्मोनरी सैक प्रेजेंट होता है, और एपिटेनिया के इस वाला रीजन इसका राइट हाफ है जिसके अंदर इसका टेनिडियम यानी कि ब्रांकियल चैम्बर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमारा जो टेनिडियम है इसकी बॉडी के राइट साइड में ब्रांकियल चैम्बर के अंदर हैंग होके रखा हुआ है डोर्सोलेटरल वॉल की तरफ। डोर्सो मतलब डोर्सल साइड वाली जो लेटरल वॉल है उधर ही हमारा हैंग हो रखा होगा। इसके अंदर हमारे पास एक लॉन्ग एक्सिस है, टेनिडियल एक्सिस है। टेनिडियल एक्सिस अभी हमने बात करी, हमारा लॉन्ग एक्सिस है। हर टेनिडिया का अपना एक एक्सिस होता है जो मेंटल की वॉल से अटैच है। मेंटल आपको पता है ना, इसका आउटर कवरिंग हमारा मेंटल होता है। टेनिडियल एक्सिस कंटेन टू ब्लड वेसल्स, अभी हमने बात करी एफेरेंट और इफेरेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी टेनिडियल के अंदर लेमिला होते हैं जिनका शेप कैसा है, ट्राइंगुलर शेप है। ओके, तो इतनी बातें क्लियर है। तो अभी हम बात करते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन में। ये जो आपको इमेज दिख रही है ना, ये इमेज वही जो अभी मैंने डिस्कस करी थी कि हमारे टेनिडियल लेमिला उनका स्मूथ सरफेस ना हो के इर्रेगुलर सा सरफेस होता है। फिर हमने ये बातें भी डिस्कस कर ली कि इसके पास तीन तरीके की सेल्स होती हैं। टिप के ऊपर जो सेल्स है उनमें सीलिया प्रेजेंट होता है, इसीलिए उन सेल को हमने सीलिएटेड एपिथेलियल सेल कह दिया। टिप के बाद जो सेल्स होती है उनमें सीलिया नहीं होता तो उनको हमने नॉन सीलिएटेड एपिथेलियल सेल कह दिया। और यहाँ पर जो सेल्स होती है उनमें कहीं कहीं पर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो स्पेसिफिक टाइप का सिक्रीशन करती है और इसीलिए उन सेल्स को हमने ग्लैंडुलर सेल्स बोल दिया, ठीक है। अब ये लेमिला किस तरीके से सेंट्रल एक्सिस पे कनेक्टेड होते हैं, तो लेमिला के नीचे एक बेसमेंट लेयर होती है। बेसमेंट समझते हो ना, बेसिकली हमारे स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो एक बेस प्रोवाइड कर रही है लेमिला को। नीचे कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होगा, ये हमारा बेसमेंट लेयर है। बेसमेंट के नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है और इस कनेक्टिव टिश्यू के नीचे एक मस्कुलर लेयर होती है। और लास्ट में हमारे पास होता है एक पैरेलल एपिथेलियम, और इस पैरेलल एपिथेलियम की हेल्प से ये सेंट्रल एक्सिस
जो गिल्स का सेंट्रल एक्सिस है उसके साथ ये कनेक्टेड होता है ना। और हमने बात की सेंट्रल एक्सिस में दो तरीके की ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं, एफरेंट और ईफरेंट। एफरेंट ब्लड वेसल का काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेमिला तक लेके आना रेस्पिरेशन के लिए, और ईफरेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है ना। ओके, सो इतनी बातें क्लियर है। अब हम समझते हैं कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन कैसे इसमें कंडक्ट होता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए अभी हमने बात करी, एक पल्मोनरी सैक है इसके अंदर। ये पल्मोनरी सैक कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके लेफ्ट पार्ट में, लेफ्ट चैम्बर ऑफ मेंटल की कैविटी, यानी मेंटल कैविटी के लेफ्ट चैम्बर में प्रेजेंट है। ब्रांकियल चैम्बर के लिए क्या कहा था हमने, राइट पार्ट में। पल्मोनरी सैक कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट पार्ट में, है ना। ओके, फिर इसमें एक स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है, नुकल लोब जिसे हम कह रहे हैं। नुकल लोब बेसिकली हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर होती है। अब देखो सीधी सी बात है, वाटर कहीं से तो एंटर कर रहा है ना, और वाटर कहाँ से एंटर कर रहा है, लेफ्ट नुकल लोब से। अब वाटर जब एंटर कर रहा है तो अंदर लेके आने के लिए भी कोई ऐसी स्ट्रक्चर चाहिए जो कॉन्ट्रैक्शन करके वाटर को अंदर लेके आ रही हो, है ना। याद करो आपने जितने ग्लोबल ऑर्गेनिज्म अभी पढ़े हैं, हमने क्या देखा था कि अगर ऑर्गेनिज्म हमारा फूड को भी एनगल्फ कर रहा होता है तो उसके लिए उनके पास मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल फेरिनेक्स होता है। जो वो फेरिनेक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो फूड को अंदर ले पाते हैं, है ना। तो सेम ऐसे ही है, वाटर को अंदर लेके आना है, वाटर अंदर आएगा कैसे, किसी कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर की जरूरत तो पड़ेगी। तो हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है हमारे पास नुकल लोब, एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट, उसको लेफ्ट नुकल लोब कह दिया। जो राइट साइड में प्रेजेंट है वो राइट नुकल लोब हो गया। तो बेसिकली जब ये एक्वाटिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, ये देखो, ये जो फर्स्ट इमेज है ये आपको क्या दिखा रही है, एक्वाटिक रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। स्ट्रक्चर आई एम श्योर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर हमारा माउथ प्रेजेंट होगा, ये लेबियल पल्प है, ये टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स के नीचे पेयर ऑफ आईज होती है, और यहाँ पर ये इसका लेफ्ट साइड है, इसका राइट साइड है। हमने क्या कहा था, राइट साइड में हमारा टेनिडिया प्रेजेंट होगा। तो आप देख रहे हो ये टेनिडिया यहाँ पर प्रेजेंट है। टेनिडिया क्या करेगा, बेसिकली यहीं पर एक्वाटिक रेस्पिरेशन होने वाला है, लेकिन पहले वाटर भी तो एंटर कराना पड़ेगा। तो लेफ्ट नुकल लोब है, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का है, इसके थ्रू वाटर एंटर किया। ये जो आपको पाथ दिख रहा है, ये पाथ दिखा रहा है हमें कि वाटर कहाँ से कहाँ जा रहा है ना। तो मान लीजिए यहाँ से हमारा वाटर एंटर किया ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस लेफ्ट नुकल लोब। वाटर एंटर करेगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वाटर की क्वालिटी को चेक करना है। इसीलिए इसमें लेफ्ट पोर्शन में जस्ट बिहाइंड द लेफ्ट नुकल लोब ऑस्फ्रेडियम प्रेजेंट होता है। ऑस्फ्रेडियम के लिए अभी हमने बात डिस्कस करी, ऑस्फ्रेडियम क्या है, सेंस ऑर्गन है। वाटर की क्वालिटी को चेक करेगा कि इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन उसमें अवेलेबल है या नहीं है, ये इसको चेक करेगा। फिर उसके बाद यहाँ से ये हमारा जाएगा राइट पोर्शन में। राइट पोर्शन में जैसे जाएगा, यहाँ पर हमारा गिल्स का बाथ होगा, यानी कि वाटर इसमें एंटर करेगा, और गिल्स की सिलिएटेड सेल्स की वजह से वाटर हमारा राइट नुकल लोब के थ्रू ऐसे बॉडी के बाहर निकल जाएगा, है ना। तो पाथ क्या है, लेफ्ट नुकल लोब, ऑस्फ्रेडियम, ऑस्फ्रेडियम से राइट चैम्बर, राइट चैम्बर में टेनिडियम, टेनिडियम से हमारा राइट नुकल लोब, और हमारा वाटर एग्जिट, है ना। तो सिंपली इस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका हार्ट है, जिसमें आप देख रहे हो दो चैम्बर है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, राइट। ये हमारा एपिटेनियम है, जिसके लिए हमने अभी बात करी थी, इसकी बॉडी को दो हाल्फ में डिवाइड करता है। एक हाल्फ वो जो इसका राइट पोर्शन है, एक हाल्फ वो जो इसका लेफ्ट पोर्शन है। लेफ्ट पोर्शन में यहाँ कहीं हमारा पल्मोनरी सैक प्रेजेंट होगा, राइट पोर्शन में यहाँ पर हमारा टेनिडियम प्रेजेंट होता है, मोनोपैक्टिनेट टाइप का टेनिडियम, है ना। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्वाटिक की, तो हमने बात करी ली, हम इसके एरियल रेस्पिरेशन की बात करते हैं ना। तो दूसरा डायग्राम आपको दिखा रहा है, इसमें एरियल रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। एरियल रेस्पिरेशन कब होगा, कंडीशन वापस से याद कीजिए, वाटर की डेफिशिएंसी है, वाटर नहीं है, तो इस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म बाहर आएगा, बाहर सरफेस पे आएगा, बाहर सरफेस पे आएगा तो ऑफ कोर्स ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन करेगा। अब देखिए, वाटर को एंटर कराने के लिए तो हमें चाहिए था कि हमारा जो नुकल लोब है वो कॉन्ट्रैक्ट करे, लेकिन एयर को तो हमें जबरदस्ती घुसाना नहीं पड़ता ना, वो तो हम सिंपली इनहेल करेंगे, वो अंदर आ जाएगी, है ना। तो इसमें सिंपली क्या होता है कि एयर तो हमारा एंटर कर जाता है सीधे किसमें, पल्मोनरी सैक के अंदर। पल्मोनरी सैक में आपको पता है क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, ये हाईली वेस्कुलर रीजन होता है, और ब्लड वेसल्स ऑफ कोर्स तो गैसेस से गैसेस एक्सचेंज तो आराम से हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि गैसेस ग्रेडियंट बन रहा है। तो सिंपल सा क्या हुआ, हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है पल्मोनरी सैक, जिसमें बहुत सारी है ब्लड वेसल, एयर सिंपली एंटर करेगा तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, एंड देन राइट नुकल लोब के थ्रू हमारा सिंपली पल्मोनरी सैक के थ्रू पल्मोनरी सैक से हमारी एयर बाहर निकल जाएगी, है ना।